हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री एज वेल एज कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लंग्स वाले पोर्शन को, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि हम अगली क्लास में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक टॉपिक और यहाँ लिख देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, डेड स्पेस वॉल्यूम। लंग्स के जस्ट बाद में हम डेड स्पेस वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, है ना। इसे साइड से लिख देते हैं कि कहीं भूल ना जाऊँ मैं। तो लंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो इतनी सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी कैविटी, दिस इज अ बॉडी कैविटी, तो इस बॉडी कैविटी में थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने वाला एक ऑर्गन है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला एक ऑर्गन जिसे हम बोल देते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम बॉडी कैविटी को थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है। हमारा लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी में होता है। कहाँ? थोरेसिक कैविटी में। और साइड में वहीं पे है अपना क्या? हार्ट। तो आइए छोटा सा स्टेटमेंट लंग्स के लिए हम लिखना चाहेंगे, बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे हैं? लंग्स आर present in thoracic cavity. Lungs are present in thoracic cavity or either side of heart. लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में और इधर साइड ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे एक बात करेंगे कि लंग्स को कवर किए हुए, सुनना ध्यान से, सुनना बात को। लंग्स पे दो मेम्ब्रेन की कवरिंग मिलती है। लंग्स को बाहर से दो मेम्ब्रेन कवर किए हुए होती हैं। इन मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। इससे रिलेटेड हम कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स या इनका नाम जो होता है वो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो लंग्स को दो मेम्ब्रेन इसे कवर करके रखती है। सपोज दैट ये लंग्स का पोर्शन हो गया, तो इस लंग्स के पोर्शन को दो मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है इस तरीके से, है ना। लंग्स को दो मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, ये ऐसे, ये आउटर और दिस वन इज इनर, और ये अंदर की साइड में ये अपना लंग्स का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से लंग्स पे डबल लेयर मिल जाती है, और इस डबल लेयर मेम्ब्रेन मिल जाती है। लंग्स पर डबल लेयर मेम्ब्रेन मिल जाती है, जिसको हम बोल देते हैं क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर इस प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो एक तो आउटर साइड में होगी, तो नाउ वी कैन से दैट इट इज आल्सो नोन एज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, है ना। और एक अंदर की साइड होगी तो हम बोल सकते हैं क्या? इनर मेम्ब्रेन। तो इसका अगर कहें आउटर मेम्ब्रेन जो है, इससे ये भी प्लूरल मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन जो है वो भी प्लूरल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन तो अलग अलग नाम दे दिए हैं इसके। जैसे आउटर मेम्ब्रेन है तो हम कह सकते हैं क्या? पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनर साइड में है तो पैराइटल है, और इस वाली को, इनर वाली को हम बोल देते हैं क्या? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। आइए इन मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है उसके बारे में बात करने से पहले एक बहुत बढ़िया सी चीज़ बताऊं कि अगर कहीं पर भी दो मेम्ब्रेन है, जैसे ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स वी कैन से दैट पैराइटल प्लूरा। क्या? पैराइटल प्लूरा। और ये अंदर वाली है तो इसको बोल दिया क्या? विसरल प्लूरा। भैया काम की बात सुनना, ये जो बीच में खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम बोल देते हैं क्या? प्लूरल कैविटी। क्या? प्लूरल कैविटी। और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम एक नाम दे सकते हैं क्या?
प्लूरल फ्लूइड, क्या प्लूरल फ्लूइड वाटरी, वाटरी होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल वाटरी है, मतलब वाटर जैसा है बिल्कुल। काम क्या है इसके, फंक्शन क्या है, इनके बारे में करेंगे बाद में डिस्कशन। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर इस डायग्राम को एक तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। अंदर की साइड कैविटी है वो प्लूरल कैविटी हो गई, और इसके अंदर जो जो फ्लूइड फील्ड है उसको बोल दिया क्या, प्लूरल फ्लूइड। अब काम की बात क्या है, इससे रिलेटेड डिसीज की बात करें और इस प्लूरल कैविटी के अंदर भरे हुए प्लूरल फ्लूइड के फंक्शन के बारे में बात करें तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी मुझको, और उसी के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज ले सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस तो है। हम यहाँ पे एक डिसीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है ना, आपने सुना होगा लंग्स में पानी भर गया है ना, निमोनिया हो गया है ना, या फिर हम बोल सकते हैं लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो गई किसी को। तो ये जो फ्लूइड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अगर कभी किसी के लंग्स में, ये सिगरेट पीने वाले लोग जो स्मोकर्स हैं, चैन स्मोकर्स हैं, उनके अंदर ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये जो प्लूरल फ्लूइड जो भरा हुआ है, प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट के अंदर सीक्रेशन होने लगता है, किसका, प्लूरल फ्लूइड का। और जब प्लूरल फ्लूइड का सीक्रेशन बढ़ जाए, सोचो दिमाग में सोचो कि लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन, लंग्स के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या, प्लूरल कैविटी, और इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या, प्लूरल फ्लूइड। और अगर कहीं गलती से प्लूरल फ्लूइड का एक्सेस में सीक्रेशन होने लगे तो क्या होगा ये कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एकदम से स्ट्रेच हो जाएगी, बहुत खिंच जाएगी, टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा उस पर, और इनर मेम्ब्रेन है वो भी क्या करेगी, अंदर की साइड लंग्स पर प्रेशर अप्लाई करेगी। सुनना, ऐसी सिचुएशन में दिक्कत क्या है, ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि लंग्स जो है, हमारे लंग्स में मसल नहीं मिलती, बहुत काम की बात बोलना, हमारे लंग्स में मसल नहीं मिलती, ये सक्शन प्रेशर पे वर्क करते हैं। तो ऐसे में लंग्स का सिकुड़ना फूलना ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी इस कंडीशन में। ठीक है, आवाज खर सी आवाज आएगी, मतलब जो प्रोसेस पैसिव हो रही है, हम सांस लेते लेते बिल्कुल याद होता है कि याद करना होता है हर एक मिनट बाद, हर सेकंड बाद, एक मिनट में हम लोग करीब 10 से 12 बार सांस लेते हैं। तो क्या याद रखना पड़ता है कि अब इतनी देर में सांस नहीं ली, अब लेनी है, तो ऐसे याद रखते हैं कि अपने आप चल रही है ये प्रोसेस, हमें याद थोड़ी रखना पड़ता है, एक रिफ्लेक्स टाइप की मूवमेंट है। तो बट ऐसी कंडीशन में जब प्लूरिसी हो जाए, प्लूरिसी बोले तो प्लूरल फ्लूइड का एक्सेस में सिक्रेशन होने लगे और प्लूरल फ्लूइड भर जाए दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करनी पड़ती है और बड़ा कष्ट होता है, ब्रीदिंग आसान नहीं रह जाती। तो आइए बात करें इसके बारे में। तो लिखते हैं, स्पेस बिटवीन दीज टू प्लूरा, space space between these two pleura is called pleural cavity, बता ही चुके हैं ये, is called pleural cavity which is filled with watery fluid called pleural fluid। आधे घंटे से चिल्ला के समझा रहा हूँ, समझ में तो आई गया होगा, कोई बड़ी चीज है नहीं। तो इस पोर्शन को लिखने के बाद में अब हम सीधे फंक्शंस पे एंट्री करेंगे, प्लूरल फ्लूइड के फंक्शंस पे। आइए इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। डेड सॉल्विंग इसकी जस्ट बाद में कराते हैं, मेरे को ये याद है, मैं उसे मिटाऊंगा नहीं, है ना, भूलना नहीं है। तो हमारी जो अगला पार्ट है इसका, तो वो है फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड के फंक्शंस, जो फ्लूइड
दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के, प्लूरल मेम्ब्रेन बाहर वाली कौन सी, पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली कौन सी, विसरल प्लूरा, और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि लंग्स की मेम्ब्रेन को बोल देते हैं क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या, प्लूरल कैविटी, और इस प्लूरल कैविटी के अंदर भरा हुआ एक वाटरी फ्लूइड जिसे बोल देते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड। क्या काम क्या है इसका, फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, 3 फंक्शन लिखेंगे इसके, हम 3 ही लिखेंगे, काफी है ना, 3 फंक्शंस लिखते हैं इसके। पहला फंक्शन लिखें, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग्स। फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है लंग्स की, किसकी वजह से, इसी प्लूरल फ्लूइड की वजह से, इसी प्लूरल फ्लूइड की वजह से। सेकंड अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, किसको, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, बाहर से किसी ने मुक्का मार दिया, ये थॉरैसिक कैविटी में मुक्का मार दिया तो लंग्स पिछड़ जाएंगे क्या, नहीं, काफी हद तक उस शॉक को एब्जॉर्ब करने वाले कौन होंगे, प्लूरल कैविटी के अंदर भरा हुआ द्रव्य यानी कि फ्लूइड जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक या इंजरी, एक ही बात है, आप शॉक लिख लीजिए क्योंकि इंजरी तो मुश्किल है, थॉरैसिक केज रहता है, तो प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। और लास्ट अपन देख लेते हैं बहुत सिंपल सा, प्रिवेंट प्लूरल मेम्ब्रेन ये प्लूरल मेम्ब्रेन को आपस में चिपकने से भी रोक देता है। आप सोचिए ना, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आपस में अगर यहाँ पे फ्लूइड नहीं भरा होता, ये फ्लूइड नहीं भरा होता तो ये मेम्ब्रेन आपस में चिपक सकती थी, तो जब चिपक सकती थी तो दोनों मेम्ब्रेन का अस्तित्व ही नहीं रहता, मतलब ही नहीं रहता। तो बिल्कुल सही सी बात है, ये हो गई क्या, पैराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा, है ना, ये प्लूरल कैविटी मैं पहले लिखा चुका हूँ, और दिस वन इज प्लूरल फ्लूइड। और यहाँ पे ये है जो प्लूरल फ्लूइड है, इसके काम क्या हो गए, एक तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग, दूसरा बोल सकते हैं प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, थर्ड बोल सकते हैं प्रिवेंट प्लूरल मेम्ब्रेन फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, ये आपस में चिपकने से भी रुकेगा। इस तरीके से इसके 3 मेन फंक्शन तो हमने बता दिए। आगे इसके बाद में एक डिसीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, वो डिसीज है अपनी क्या, प्लूरिसी। प्लूरिसी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, कभी कभी यदा कदा सर्वदा कभी कभी ये पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच का स्पेस यानी कि प्लूरल कैविटी, इसमें भरा हुआ फ्लूइड यानी कि प्लूरल फ्लूइड अगर कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, अगर कभी ये बढ़ जाए, डिसीजेस की वजह से कभी ये बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा, एक तो प्रेशर इनर साइड पर भी डालेगा और एक प्रेशर आउटर साइड में भी डालेगा। आउटर साइड में डालेगा तो स्ट्रेच हो जाएगी, इनर साइड में ये लंग्स में प्रेशर अप्लाई करेगी। तो इस सिचुएशन को जिसमें प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरिसी। तो प्लूरिसी क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, है ना, यही है प्लूरिसी, जिसकी वजह से एक प्रेशर अप्लाई होता है दोनों साइड पे, कहाँ, आउटर साइड पे पैराइटल प्लूरा के लिए और इनर साइड पे विसरल प्लूरा के लिए। आइए लिखें कुछ सेंटेंस, तो वही सेंटेंस जो मैंने बोला था, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, accumulation of fluid in between two pleural membrane, ये आ रहा है स्क्रीन में कि नहीं देखें एक मिनट, बिल्कुल आ रहा है। तो accumulation of fluid in between two pleural membrane is called pleurisy, and
पर्सन फील, क्या होगा पर्सन को, पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, खत्म, पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बहुत बढ़िया सा शानदार सा एक फ्लो चार्ट ही बन गया। आप यूजुअल फ्लूइड के फंक्शंस भी समझ गए, प्लूरिसी भी समझ में आ गया, एक्विलिशन ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन टू प्लूरल हमने इसको प्लूरिसी एंड पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हमारा अगला हेडिंग जो है वो है एल्वेलाई। तो आइए इसे मिटाएं और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत से बोल दिया था कि मैं आपको डेड स्पेस वॉल्यूम बता दूंगा। एक्चुअली लास्ट क्लास के अंदर हमारी क्लास खत्म होने से पहले हमें डेड स्पेस वॉल्यूम बताना था। अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम को। मैंने बोला था कि 2 जोन पढ़ाए थे आप लोगों को, आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे नहीं, ये कॉम्पिटिटिव पार्ट है डेड स्पेस वॉल्यूम, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। तो आपको 2 जोन पढ़ाए थे, कंडक्शन जोन एंड एक्सचेंज जोन। अब इतना याद रख लीजिए कि देखो, सुनो बात सुनो, बहुत 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 काम की बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा, खोपड़ी इस्तेमाल होगी इसमें। देखो, नेजल कैविटी से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, याद करना, लास्ट क्लास अगर पढ़ी होगी देखी होगी तो ही समझ आएगा, नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुने ध्यान से सुने, नेजल एक्सटर्नल लेयर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तक अगर अपन ना जाए, मैंने जब सांस ली, बोलो ली सांस ली, तो यहाँ से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक भी तो कुछ अमाउंट एयर का ट्रैप हो गया होगा जो कि एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना बात को, एयर का अमाउंट जो कि एक्सटर्नल लेयर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ट्रैप हो गया, लेकिन वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और ये ऑक्सीजनेटेड एयर है, बढ़िया एयर है ना। ऐसे ही जब मैं अंदर से बाहर एयर निकाल के ले जाऊंगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड एयर, आप इतना तो जानते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, जब ये ब्रीदिंग करता है, ठीक है, अंदर ले गया, ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजनेटेड एयर ले जाएगा, जब ये बाहर एयर छोड़ेगा तो डीऑक्सीजनेटेड एयर छोड़ेगा, ठीक है। जब ये पर्सन ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर लेके गया तो लंग्स में एयर गई, यही एयर नेजल एक्सटर्नल लेयर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, जहां पर एक्सचेंज नहीं होता वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड एयर ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप मतलब एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही जब वो पर्सन अंदर से डीऑक्सीजनेटेड एयर को बाहर छोड़ेगा तो डीऑक्सीजनेटेड एयर का काफी सारा अमाउंट बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी टर्मिनल ब्रोंकियोल से एक्सटर्नल लेयर्स तक जो स्पेस है वहां पर ये वाला एयर का वॉल्यूम ट्रैप हो जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब कुल मिलाकर के जब मैंने एक्सपायरेशन किया तो इस पार्ट के अंदर, इस पाथवे के अंदर जो कि सिर्फ कंडक्शन का काम कर रहा है, जब एक्सपायरेशन किया तो डीऑक्सीनेटेड एयर फिल रह गई, और जब इंस्पायरेशन किया तो पहले ये डीऑक्सीनेटेड एयर अंदर जाएगी लंग्स में, उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड जाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड एयर का कुछ पार्ट यहाँ पर रिमेन मतलब बचा रह गया, रिमेनिंग रह गया, जो वो पार्ट जो कि एक्सटर्नल लेयर से कहां तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक है। तो वो पार्ट जो कि ट्रैप हो जाता है, एयर का वो पार्ट जो कि ट्रैप हो जाता है कहां पे, कंडक्शन जोन में, और पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें, एक्सचेंज में। इसी को बोल देते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या डेड स्पेस वॉल्यूम? कंडक्शन जोन, एक्सचेंज जोन अभी पढ़ाया था, इसलिए मैंने आज बता दिया कि एयर का वो वॉल्यूम जो कि इसका अमाउंट बताया था डेड स्पेस वॉल्यूम का 150 ml होता है। In one respiration, in a single respiration, we take 500 ml air from atmosphere. एक सिंगल इंस्पायरेशन, एक सिंगल ब्रीदिंग की प्रोसेस, जिसमें इंस्पायरेशन की प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें हम 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, और इसमें से 150 ml जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये 150 ml कहां ट्रैप होकर के रह जाता है, कंडक्शन जोन में ट्रैप होकर के रह जाता है। इसके बारे में एक बार और हमने बात करनी है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने कंडक्शन जोन और एक्सचेंज जोन पढ़ाया था, तो मैंने सोचा एक बार इसे डिस्कस अभी कर लिया जाए, दैट्स इट।
जब हम लंग्स के वॉल्यूम्स पढ़ाएंगे तब एक बार और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट तो पानी पी के आता हूँ। अगली हेडिंग है हमारी बहुत शानदार, एल्वेलाई। एक सिंपल सी बात कर सकते हैं, वो याद है आपको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के बाद में डॉक्टर एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वेलाई। तो कह सकते हैं एल्वेलाई लास्ट पार्ट है किसका किसका, जो हमने पैसेज पढ़ाया था ब्रोंकियल ट्री रेस्पिरेटरी ट्री का लास्ट पार्ट है और स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको हम एक नाम दे सकते हैं बड़ा प्यारा सा, स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, है ना। लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम बात करें तो एल्वेलाई जो प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर वो कुछ इस टाइप से रहते हैं। इससे क्या होगा, ये एयर जो गई है वो ऐसे ट्रेवल करते करते ऐसे ट्रेवल करते करते ऐसे ट्रेवल करते करते ये इस तरीके से मूव कर जाएगी। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्या सरफेस एरिया, और यही तो है क्या एल्वेलाई। यहाँ पर रिच सप्लाई मिल रही है किसकी, ब्लड की, जैसे इजीली ब्लड के साथ में गैसियस एक्सचेंज हो सके। लंग्स में सबसे लास्ट में ये एल्वेलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और यहाँ से अच्छी खासी सप्लाई मिल रही है किसकी, ब्लड की। पल्मोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस यहाँ पर पहुंच रही है और जिससे वो इजीली क्या करेंगी, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगा और इजीली रिलीज कर देगा इसके अंदर CO2। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं एल्वेलाई की, ये क्या करते हैं, ये इसके बारे में बात करें तो करीब हमारे दोनों लंग्स में अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन, कितने बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 300 मिलियन एल्वेलाई, क्या 300 मिलियन एल्वेलाई आर प्रेजेंट इन आवर बोथ लंग्स। हमारे दोनों लंग्स में कितना 300 मिलियन एल्वेलाई मिल रहा है, और इस तरीके से घूमने की वजह से अगर इसे स्ट्रेच करके देखा जाए तो काफी बड़ा एरिया कवर कर रहे होंगे, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अच्छा एक्सचेंज और उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुके हैं इन बोथ लंग्स, यहाँ से लिख सकते हैं। एंड इनर सरफेस एरिया ये टेनिस कोर्ट के इक्वल हो जाता है। टेनिस कोर्ट आप लोगों ने देखा, उसके इक्वल हो जाता है। टेनिस कोर्ट की शायद जो एरिया रहता है वो 100 मीटर स्क्वायर रहता है, तो आर 100 मीटर स्क्वायर, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों जो डिजिट्स हैं ये जो पूछे जा चुके हैं पहले प्रीवियस एग्जाम के अंदर, तो 300 मिलियन एल्वेलाई मिलते हैं दोनों लंग्स के अंदर, तो एक में पूछ सकते हैं तो 150 के करीब हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली सरफेस एरिया जो कवर कर लेता है लंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई, ये करीब 100 मीटर स्क्वायर तक हो जाता है। आइए इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर की बात करें, एक कंपाउंड की बात करें जो कि लंग्स के अंदर मिलते हैं। देखना सुनना, काम है, नाम है सर्फेक्टेंट। क्या सर्फेक्टेंट, हमारे लंग्स के एल्वेलाई, ये छोटा सा गुब्बारे की नहीं, अपन गुब्बारा फूट जाता था उसका छोटा सा ऐसे बना लेते थे गोल सा, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है अपना, क्या
ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है अपना काय का, एल्विलाई का। सुनना काम की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इनकी कॉलेप्सिंग से बचाने के लिए, इनको कॉलेप्सिंग से बचाने के लिए, इनके सिकुड़ ना जाए इससे बचाने के लिए कुछ अंदर की सरफेस से कुछ सरफेक्टेंट रिलीज होते हैं, इन सरफेक्टेंट को, जो कि इसे कॉलेप्स होने से बचा लेते हैं। जैसे जैसे आप याद रखना, मैंने आपको बताया था कि कॉलेप्सिंग से बचाना ट्रैकिया में भी होता है। सी टाइप की कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया को और प्राइमरी ब्रोंकस को प्रोटेक्ट करती हैं कि वो पिचक ना जाएं, उनमें वो कोलैप्स ना हो जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सरफेक्टेंट जो एल्विलाई की इनर सरफेस पर है, एक लिक्विडी फ्लूइड है जो कि यहाँ पे सरफेस टेंशन को कम करता है। एक्चुअली क्या होता है, ये बार बार फूल रहे हैं, ऐसे बार बार फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन को कम करना, एज वेल एज इनके बिल्कुल पिचक के ही नहीं रह जाए, है ना, कोलैप्स होकर के ना रह जाए, तो उससे भी बचाने के लिए एक फ्लूइड मिल जाता है, सरफेक्टेंट बोलते हैं इसको। ये सरफेक्टेंट कौन कौन से होते हैं, कौन रिलीज करता है, इनर लेयर ऑफ एल्वियोलाई रिलीज करती है इन सरफेक्टेंट को, है ना। तो सरफेक्टेंट क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं, लेसिथिन और एपोप्रोटीन। ये फॉस्फोलिपिड है एक टाइप की, फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन, ये सरफेक्टेंट का काम करते हैं। फंक्शन देखें, बहुत सिंपल, पहले ही बता ही दिया, रट ही गया हुआ, रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड हम देख सकते हैं क्या, एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। खत्म। इस पार्ट को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए देखते हैं। some important points। देखो, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक मसल, हर एक चीज किसी ना किसी टिश्यू से मिलकर के बनी है, चाहे वो एक्टोडर्मल हो, जो हम बोल सकते हैं, मतलब एम्ब्रायनिक टिश्यू जिनको बोलते हैं, तो एक अलग टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, चाहे वो एक्टोडर्मल हो, एंडोडर्मल हो या मीजोडर्मल हो। एक्टोडर्मल ज़्यादातर हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है इनका, ठीक है। जो स्पॉन्जी टाइप के हों उन्हें एंडोडर्मल बोल देते हैं, जो थोड़े मस्कुलर टाइप के हों वो मीजोडर्मल होते हैं। तो आइए बात करते हैं लंग्स किस टाइप के हैं हमारे। सुने, तो पहली चीज़ तो एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ से, हमारे लंग्स में रेस्पिरेटरी सरफेस अगर कभी डिफाइन करने को मिल जाए आपको, तो रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि आपसे पूछा जा रहा है उसी के बारे में जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वही क्या, एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई की ये वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोला जाता है क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस। आइए इसके बारे में बात करें कुछ इंटरेस्टिंग सी। रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी होती है, अभी मैंने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के बारे में डिस्कशन किया, क्यों किया आइए देखते हैं। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला अगर लिखें तो हमारे लंग्स में हम कह सकते हैं एल्वियोलाई इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज द एल्वियोलाई इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज द, अभी बताया एल्वियोलाई की इंटरनल सरफेस को क्या बोलेंगे भाई, रेस्पिरेटरी सरफेस।
क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस। इस रेस्पिरेटरी सरफेस का अगर ओरिजिन देखा जाए, एल्वियोलाई इंटरनल सरफेस सिस्टम इज टर्म्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस derived from the एंडोडर्म। किससे डिराइव हो रही भैया, एंडोडर्म से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सिर्फ रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि इनर या इंटरनल सरफेस ऑफ एल्विलाई जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस है, सिर्फ इसी का ओरिजिन एंडोडर्म से होगा। बाकी का पूरा लंग्स जो है, पूरे के पूरे लंग्स जो हैं वो जो होते हैं वो मीजोडर्मल होते हैं। Rest whole lung is mesodermal in origin। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक केस हो जाता है यूनिक सा, पूरा का पूरा लंग जो है वो मेसोडर्मल है ओरिजिन में। सिर्फ रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो सिर्फ वही एंडोडर्मल हो रही है। तो याद रखने वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जो याद रखेगा इस चीज को वही नंबर पाएगा। तो आइए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ से हम, ये भी तगड़ा सा है तो इसके बारे में बात करें। देखो एक बार और देख लो इसको, ये जो है ये एल्विलाई है, ये क्या है, एल्विलाई। अगर इस एल्विलाई के लिए बात करें तो देख रहे हो भाई, यहाँ पर इस एल्विलाई में बहुत छोटे छोटे से पोर्स मिल जाते हैं, बहुत छोटे से पोर्स मिल जाते हैं। ये पोर्स किससे मिल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस से मिल रहे हैं। किस पे, पोर्स pores of alveoli which help in exchange of gases। ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं और इन पोर्स को ही पोर्स ऑफ एल्विलाई को ही पोर्स ऑफ कोहन बोल देते हैं, पोर्स ऑफ कोहन। तो आइए देखते हैं। There are small pores present on the wall of alveoli। कुछ स्मॉल पोर्स हैं जो कि एल्विलाई की वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये ऊपर डायग्राम का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पोर्स ऑफ कोहन नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा है थोड़ा सा, मैंने देख लिया तो इसे देख सकते हैं, पोर्स ऑफ कोहन। ठीक है, अब शायद क्लियर आ रहा हो। ठीक है, तो देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ एल्विलाई बहुत सिंपल सा सेंटेंस। दूसरा, these pores are called as pores of cohn। खत्म। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो बहुत सिंपल सा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला भी था कि मसल्स प्रेजेंट नहीं होते किसके अंदर, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट मीन्स उनके अंदर सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर नहीं होगी, क्योंकि जहां मसल्स होंगी सिर्फ वहीं पे सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन मिलेगा, और जहां पर मसल्स नहीं होंगी वहां पे सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में हमारे लंग्स का फूलना पिचकना यानी कि एक्सपेंशन जो है वो पूरी तरह से मसल्स पर डिपेंड नहीं करता, ये सक्शन प्रेशर की वजह से होता है। कैसे होता है इसको हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे, तो देख सकते हैं मसल्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स ऑफ मैमल्स। Muscles are absent in the lungs of mammals। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है,
ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन सा? लंग्स में मसल ना मिलना और डायफ्राम का मिलना। डायफ्राम का मिलना जो होता है वो मैमल्स और क्रोकोडाइल से ही मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो मसल्स आर रेस्टेड इन द लंग्स ऑफ मैमल्स। सो मैंने वही बोला था अभी थोड़ी देर पहले। सो द पावर ऑफ काय की पावर? सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन की। सो द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन। So the power of self contraction and self relaxation is absent in these lungs. यानी कि हमारे लंग्स जो हैं वो सक्शन वाले हैं। कैसे? ये एयर को शक करते हैं बाहर से, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं। ठीक है, तो आइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। पहला हमने बोला इंटरनल सरफेस जो है वो लंग्स की, उसे रेस्पिरेटरी सरफेस बोल देते हैं और सिर्फ इसी का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। बाकी के पूरे लंग्स का ओरिजिन जो होगा वो मेसोडर्मल होगा ओरिजिन में। दूसरा हम बात करें, देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्वेलाई। दीस पोर्स आर कॉल्ड एज पोर्स ऑफ कोहेन। बहुत छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं एल्वेलाई पे। ये एक्सचेंज में हेल्पफुल रहते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल रहते हैं। लास्ट अगर देखें तो मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ मैमल्स। सो द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन इज एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ लंग्स। तो इन लंग्स को हम बोलते हैं सक्कल लंग्स। इस तरीके से सक्शन प्रेशर पे वर्क करते हैं। इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें अगली हेडिंग में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स देखें, बहुत बढ़िया सा। सबसे पहले ही लेके चलेंगे हम इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी भाई मजा आ जाएगा। ऊपर वाले ने ऐसा करिश्मा किया है मानव को बनाने में, ह्यूमन को बनाने में। भाई साहब बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा है थोरेसिक कैविटी को। इस थोरेसिक कैविटी को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा है। देखिए कैसे ऊपर से अगर प्रोटेक्शन देखें बाय द हेल्प ऑफ रूट ऑफ नेक। रूट ऑफ नेक, नेक की जो रूट है वो कवर करके रखेगी। अगर वेंट्रल पार्ट पे देखें, ऐसे करके देखें तो ये दिस वन इज माय वेंट्रल पार्ट और दिस वन इज माय डॉर्सल पार्ट और ये लेटरल पार्ट हो जाएगा। तो ऊपर से देखें तो रूट ऑफ नेक प्रोटेक्ट किया। ये थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी डिवाइडेड बाय डायफ्राम। तो डायफ्राम की वजह से थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर दिया। ऊपर से देखें तो प्रोटेक्ट किए हुए हैं रूट ऑफ नेक। नीचे से देखें तो प्रोटेक्ट किए हुए हैं कौन? डायफ्राम, जो कि रेडियल मसल्स का बना हुआ। सुनना ध्यान से, काम की बात है, बहुत बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में और पढ़ाने में। तो ऊपर से रूट ऑफ नेक, नीचे से डायफ्राम, आगे से ये जो आगे से ये बहुत हार्ड सी बोन दिख रही है स्टर्नम। क्या? स्टर्नम। क्या आगे से जो हार्ड सी बोन है स्टर्नम। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। क्या? वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे से जा रहा है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम जिसमें वर्टिब्रा मिल रही थी, है ना, इसी के अंदर से अपना नोटोकॉर्ड होते हुए जाती है। तो हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम बोले तो पीछे से डॉर्सल रीजन से प्रोटेक्ट किया हुआ इस थोरेसिक कैविटी को ऊपर से रूट ऑफ नेक ने, नीचे से डायफ्राम ने, आगे से स्टर्नम ने, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से और साइड से रिब्स ने कवर करके रखा हुआ है। यानी कि ये जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी जो है, इसे थोरेसिक कैविटी से ज्यादा बढ़िया नाम दे सकते हैं थोरेसिक केज। एक पिंजरे की तरह है। आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, साइड से रिब्स, नीचे से डायफ्राम, ऊपर से रूट ऑफ नेक। कवर हो गया कि नहीं हो गया? भाई साहब बहुत जरूरी है ये। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है हमारे अंदर। क्या? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब क्या होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग? अगली
एक दो क्लास के अंदर दूसरी आज से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसे होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, किस तरीके से, क्यों जरूरी होता है इस तरीके से कवर करके रखना लंग्स को। काम की बात है, अगर यहाँ से इस थोरेसिक केज में एक छेद भी हो जाए तो डेथ हो जाएगी। गोलियाँ ज़्यादातर यही मारी जाती, कवर कर लिया जाता है। जरा सा एक होल हुआ नहीं कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का जो पल्मोनरी प्रेशर इक्वल हुआ नहीं कि मुंह फटा रह जाएगा फिर, क्योंकि मसल से सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन सेल्फ रिलैक्सेशन नहीं करते। तो आइए थोरेसिक कैविटी के बारे में कुछ बात करें, कैसे होता है, क्या फंक्शन है और क्यों कवर करके रखा है, इसके बारे में आगे बात करना। अभी से थोरेसिक कैविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसे थोरेसिक केज कैसे बोल सकते हैं और आगे पीछे किस तरीके से प्रोटेक्ट है। आइए बात करें। थोरेसिक कैविटी इज लाइक अ केज, हम लिख सकते हैं थोरेसिक कैविटी case. Thoracic cavity is like a case, so also called इसे क्या बोल सकते हैं, थोरेसिक केज बोल सकते हैं। आइए चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, कहाँ से प्रोटेक्ट किया हुआ था इससे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक गुड लक, गॉड ब्लेस यू, मस्त रखें, बढ़िया घर में पढ़ें, मस्ती के साथ में एंजॉय करें। गुड लक, गॉड ब्लेस यू, खूब सारा पानी पिए, गर्मी काफ़ी है। गुड लक।